Legumes. हरिओम जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, हाँ, हरिओम जी। हरिओम जी। हम लोग का कार्यक्रम अब बिल्कुल प्रारंभ करते हैं। हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। हरिओम जी। हरिओम जी बाहर होगा हैं? आपका किससे जुड़ा है? मैंने भेजा है जो कोई जोड़ा है चला है कोई आए नहीं है आप तो होंगे सर नहीं नहीं, नेटवर्क उनका चला गया होगा। जोड़न का उन्हीं का है ना Good morning, sir. नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है उससे।
ज्यादा होती है मतलब। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, बस सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम है। हाँ, हरिओम जी। हाँ हरिओम जी, शुरू करिए। शायद देखिए सर जुड़ गए हैं क्या। शुरू करवाइए। हाँ, तुरंत शुरू करिए समय से। जी जी सर। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रेमचंद साहित्य के संदर्भ पर एक व्याख्यान और संवाद राजभाषा अनुभाग के तत्वाधान में रखा गया है। लगातार हमारे साथ छात्र जुड़ रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजभाषा अनुभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार प्रत्येक तिमाही में कोई न कोई कार्यशाला, व्याख्यान छात्र छात्राओं के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित कराता रहता है। इसी कड़ी में मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर आज हमने मुंशी प्रेमचंद के जो साहित्य है उसका जो नया संदर्भ है उस पर एक व्याख्यान और संवाद रखा है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हमारे राजभाषा के YouTube चैनल पर भी चल रहा है, जिसका लिंक मैं अभी आपको भेज देता हूं। आज के जो हमारा कार्यक्रम है इसके हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हैं, जो अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के। वो आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। विभिन्न कॉलेजों से और हमारे विश्वविद्यालय से सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सर से अनुरोध करता हूं कि विषय प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका परिचय देने का कष्ट करें और स्वागत वक्तव्य के लिए सर का स्वागत है। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर। धन्यवाद हरिओम जी। और बहुत अच्छा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे राजभाषा समिति के माननीय सदस्यगण भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। हम सबको पता है कि विगत सत्र में भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम किए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का राजभाषा विभाग हमेशा नए ढंग से और विषयों की नई संभावना, नए संदर्भ पर अनवरत चर्चा करता रहता है। आज हम सब प्रेमचंद जी के 141वें जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं और हम सबको पता है कि प्रेमचंद जी ऐसे एक लेखक हैं, एक हिंदी के ऐसे जो अजल्यमान नक्षत्र हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है। ये 1903 से 1936 के बीच भारतीय समाज का जो बदलाव है, हम लोग पहले पढ़ते आए हैं कि भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। मुझे पता नहीं कि आने वाली पीढ़ियां उनकी पाठ्य पुस्तकों में यह पंक्तियां होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत गांव का देश है और हमारी देश की बहुत सी सांस्कृतिक विरासत हमारे गांव में सुरक्षित है। यदि हमारा गांव बचेगा तो भारत बचेगा। और गांव को समझना है तो मैं कह सकता हूं कि गांव को समझने के लिए प्रेमचंद का जो लिखित साहित्य है उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। समाज की जो बदलाव उन दिनों चल रही थी, आज जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी आज़ादी के बाद के बदलाव की, वो सब कुछ प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देता है। प्रेमचंद के नए संदर्भों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। नए संदर्भ इसलिए मैं कह रहा हूं
कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व पे बहुत कुछ आरोपित भी है। लेखक की अपनी छवि निर्मित होती है, लेकिन जिस प्रकार से कबीर जो स्वयं मठों के विरोधी थे और उनके मृत्यु के उपरांत सब जगह कबीर मठ निर्मित हो गए, ऐसे ही प्रेमचंद जो शुद्ध मानवीय संवेदना के रचनाकार थे, जो इस देश की आकांक्षा, जनता की आकांक्षा, जो मंगल आशा थी, वो प्रेमचंद की भावना में थी, प्रेमचंद की रचनाओं में भी थी। जहां जहां उनका स्वप्न टूटा वो भी उनके साहित्य में भी व्यक्त हुआ है। तो प्रेमचंद में आशा, उम्मीद और आकांक्षा, इसके साथ ही साथ जहां उनका स्वप्न भंग हुआ है, सब कुछ प्रकट हुआ है बिना किसी लाग लपेट के। उनको हम लोग केवल यथार्थवादी, और हम सब जानते हैं कि स्वप्न के बिना यथार्थ नहीं होता है। स्वप्न एक पक्ष है, यथार्थ भी एक पक्ष है। तो आज हम प्रेमचंद जी के स्वप्नों की भी चर्चा करेंगे, जो समय समय पर उनके विचारों में, उनके भावनाओं में प्रकट होता था, चाहते थे। ये सत्य है कि यथार्थ बड़ा कटु होता है, लेकिन यथार्थ के साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी आकांक्षा क्या है, समाज के प्रति जो मंगल आशा है, लोक कल्याण की दृष्टि है, वो किस ओर जा रही है, ये प्रत्येक लेखक में निहित होता है। तो आज हम उसको इन नए संदर्भों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्यार्थीगण आज न केवल सुनेंगे बल्कि वे बातचीत, संवाद भी कर सकेंगे। हमारे बीच जो जिनका मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, इनका सहयोग हमको सदैव से मिलता रहा है। एक दो बार और भी आपका सहयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा होता है कि एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार बिना पूछे पूरे देश को अपनी जाति बताते हुए कहता है कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। इनको बाहर करिए। आजाद भारत में यह भी पहली बार होता है कि उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार एक ऐसी कैबिनेट बनती है जिस पर दावा किया जाता है। जी, ये कहीं व्यवधान आया है भाई? तो जी हमारे बीच, चले हो गया, हमारे बीच डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और आप एक प्रखर आलोचक हैं, संत साहित्य के मर्मज्ञ हैं और बड़ी साफ दृष्टि के लेखक हैं। ऐसे आलोचक हैं जो बिना किसी लाग लपेट के और बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, जैसा कि प्रेमचंद ने किया था। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए आपकी करीब 15 से अधिक पुस्तकें हैं। आप संत साहित्य के गोरखनाथ पर, आप रामानंद से भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ आपकी आलोचना की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आलोचना की अपनी परंपरा, आपकी एक आलोचना की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें हिंदी आलोचना जो ऊर्जा ग्रहण करती है अपने प्राचीन आलोचना सरंग से, उसको जोड़ते हुए आज के उत्तर आधुनिकता से आपने संबंध रूपायित करते हुए अपनी आलोचना पद्धति विकसित की है और एक समग्रता में साहित्य को समझने की आपने जो दृष्टि दी है, आज उसी दृष्टि का हम सब अवलोकन करेंगे आपके व्याख्यान से। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप हिंदुस्तानी एकेडमी के माननीय अध्यक्ष हैं। हम सबको पता है कि जब से आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, हिंदुस्तानी एकेडमी अनवरत गतिविधियों के कारण जानी जा रही है। सबसे बड़ी पहल आपने जो की है कि रचनाकारों के द्वार जा करके
और वहाँ पर कार्यक्रम करना। हिंदुस्तानी एकेडमी ने इस तरह के बहुत सारे कार्य किए। तो एक नई समझ, एक नई ऊर्जा, उम्र में भले ही ज्यादा दिखते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जैसे उम्र वालों से ज्यादा जवान हैं। पूरी ऊर्जा के साथ साहित्य जगत में अनवरत गतिशील रहते हैं। तो मैं आज के मुख्य वक्तव्य के लिए प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करता हूं और आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। बाद में विद्यार्थी उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न टेक्स्ट में लिखेंगे। जब उनसे कहा जाए कि प्रश्न पूछिए तभी वो प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो संख्या ज्यादा है, कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए एक बात ये ध्यान में रखना है। और मैं आप सभी साथियों का जो हमारे बीच उपस्थित हैं और आप अनवरत हमारे राजभाषा के हैं, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और आपका स्वागत सर, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। नेटवर्क इशू है, इसलिए आवाज मैं आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि सभी को ज्ञात है, आज प्रेमचंद साहित्य के नए संदर्भ पर आज का हमारा व्याख्यान है। हमारे जो वक्ता हैं, मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सर के बारे में परिचय हमारे संयोजक महोदय ने दे ही दिया है, फिर भी मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का जन्म 1955 ईस्वी में आजमगढ़ जनपद के पखनपुर गांव में हुआ था। आप वाराणसी के उपनगर सारनाथ में निवास करते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संपन्न हुई। राम भक्ति साहित्य में मर्मी विद्वान डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह के निर्देशन में आपने भक्ति काल पर महत्वपूर्ण शोध किया है। वह संत साहित्य के व्याख्याता और मर्मी विद्वान हैं। भक्ति काल मुख्यतः संत साहित्य पर डॉक्टर सिंह की स्थापनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गुरु गोरखनाथ, स्वामी रामानंद, श्री वल्लभाचार्य, संत कबीर, भक्त रैदास और आपा साहब पर उनका गहन अध्ययन है। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की राष्ट्रीय चेतना, आलोचना, यात्रा वृत्तांत और व्यक्ति व्यंजक निबंधों में पूर्णतः मुखरित हुई हैं। आप लगातार राजभाषा अनुभाग को अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आज हमने प्रेमचंद के, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रेमचंद को विभिन्न तरीकों से पढ़ा है, उनके पात्रों को जिया है। उन पात्रों के अलावा प्रेमचंद साहित्य के अलग संदर्भ क्या हैं, उसके विषय के बारे में हमारे जो आज के मुख्य वक्ता अपना जो वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सर से निवेदन करता हूं कि सर आए। सर, आपका स्वागत है। आदरणीय उदय प्रताप सिंह सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के भाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस वेबिनार में मुझे बोलने का, कुछ कहने का अवसर आपने दिया, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वैसे मैं प्रेमचंद की जो जन्मभूमि लमही है, उसी के पास मेरा भी आवास है, इसलिए प्रेमचंद का कहीं न कहीं वारिस मैं भी बनता हूं। इसलिए दो चार बातें उन पर कह करके आप लोगों से विदा लूंगा। आज प्रेमचंद जयंती की पूर्व बेला में हम प्रेमचंद पर कुछ इस तरह की बातें करने जा रहे हैं जो बहुत कही जाती नहीं, उस ढंग से बातें नहीं करने वाले हैं।
आप लोगों ने जैसा शुरू में संकेत भी किया है कि साहित्य के नए संदर्भ, प्रेमचंद को तो सभी लोग जानते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, दलितों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो भारत की समाज व्यवस्था है, जहां विकृतियां हैं, उस पर खूब उन्होंने प्रहार किया है। और यह प्रहार प्रेमचंद कोई किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं किया है, बल्कि यह लेखक का, यह कलमकार का, यह साहित्यकार का दायित्व होता है कि लंबे कालखंड से जो चीजें समाज में चलती रहती हैं उसमें विकार आते रहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन समय समय पर होता रहा है, और वो प्रवर्तन इसीलिए होता रहा है कि समाज चलते चलते कभी सीधे रास्ते पर नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चला जाता है। इसी बात को लेकर के भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, और बाद में जब कुछ जड़ताएं, कुछ रूढ़ियां समाज में प्रविष्ट कर गई, तो कबीर साहब ने इसका झंडा उठाया, और उसी काशी से आधुनिक काल में कथाकार प्रेमचंद ने इस झंडा को उठाया और कहा कि जो समाज है उसको इस तरह चलना चाहिए। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जो राजनीति है और जो समाज है, साहित्य उसके सामने चलने वाला मशाल है। उस मशाल की रोशनी में समाज भी बनता है और राजनीति भी बनती है। प्रेमचंद का यह स्पष्ट मत है। प्रेमचंद को लेकर के जैसा शुरू में प्रोफेसर जोगेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि प्रेमचंद को लेकर के बहुत से पूर्वाग्रह हैं, बहुत से दुराग्रह हैं, और बहुत से जबरन उनको इस विचारधारा में, उस विचारधारा में डालने का प्रयास है। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में लखनऊ में जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रेमचंद जी ने सदारत किया था। प्रेमचंद जी ने अध्यक्षता की थी, और उसी के ज्यादा दिन नहीं, 1 साल के अंतर्गत ही प्रेमचंद जी स्वर्गीय हो गए 1937 में। लोग तो कहते हैं कि उसी समय कुछ व्यतिक्रम हुआ और ज्वर इत्यादि होता रहा, और उस ज्वर से वो पीड़ित रहे 6-7 महीने तक, और 1937 ईस्वी में प्रेमचंद का देहावसान हो गया। इस कालक्रम के उल्लेख करने का मेरा खास मतलब यह है कि ऐसा रचनाकार जो अपने जीवन के शिखर पर, अपने विचार के परिपक्व अवस्था पर चढ़ा हुआ है, उसके बाद प्रेमचंद के जीवन में तमाम मोड़ आते रहे हैं, तमाम उनके लेखन में मोड़ आते रहे हैं। कभी वो आर्य समाज से प्रभावित हुए, कभी गांधी जी से प्रभावित हुए, कभी तिलक महाराज से प्रभावित हुए, कभी विवेकानंद से वो प्रभावित थे। लेकिन उस प्रभाव में प्रेमचंद अपना जो मुख्य उद्देश्य है साहित्य का, उसको त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। इसलिए प्रेमचंद ने 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ, जिसको प्रदेश कहा जाता है, प्रेमचंद जी ने उसमें कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ, ये जो नाम रखा है आपने लोगों से कहा, यह मेरे विचार से गलत है। ये प्रेमचंद के शब्द हैं, मैं अपना शब्द इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ मेरे नाम से मेरे समझ में यह नाम ही गलत है। क्यों? प्रेमचंद ने उसकी व्याख्या की, कुछ विचार, साहित्य के उद्देश्य, उनका जो बड़ा वक्तव्य है उस समय उन्होंने दिया था, उसमें प्रेमचंद ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो साहित्यकार है, कलमकार है, वह स्वयं में प्रगतिशील होता है। अगर वो प्रगतिशील नहीं हो तो साहित्यकार बन नहीं सकता। उसमें साहित्य लिखने का, साहित्य के सृजन का भाव नहीं आ सकता। इसलिए लेखक तो हमेशा प्रगतिशील होता है। प्रेमचंद जी ने
प्रलेस के पूरी जो फिलॉसफी थी वहीं पर उसको उन्होंने कट कर दिया। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रेमचंद कोई रूढ़वादी लेखक थे या प्रेमचंद जी केवल श्रृंगार और ये सारी चीजें लेकर के चलने वाले लेखक थे। उसमें उन्होंने कहा था कि जीवन की आलोचना ही सच्चा साहित्य है। जब तक जीवन की आलोचना हम साहित्य में नहीं करेंगे तब तक न साहित्य टिकाऊ होगा और न अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसलिए हमें जीवन की आलोचना साहित्य में करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि केवल भाव और विचारों को पुष्ट करने के लिए या भाव और विचारों को प्रभावित करने के लिए साहित्य नहीं लिखा जाता है। साहित्य भाषा का भी निर्माण करता है। अपने वक्तव्य में बार बार यही बात कहते हैं कि इसके पहले 1936 के पहले भाषा पर चर्चा होती थी, आज साहित्य पर चर्चा हो रही है। प्रगतिशील लेखक संघ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका नाम गलत है और उसका उद्देश्य भी शायद वह नहीं है जो वो करना चाहते हैं। कहीं भाषा बन जाती है तो साहित्य लिखा जाता है और अच्छी भाषा में अच्छे साहित्य का, उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का निर्माण किया जाता है। इसीलिए प्रेमचंद जी कहते हैं उसी वक्तव्य में कि भाषा साधन हो सकती है, साध्य नहीं हो सकती है। यह बार बार कहा जाता है कि प्रेमचंद यथार्थवादी हैं। प्रेमचंद जी यथार्थवाद की चर्चा करते हैं कि जो जीवन की सच्चाइयां हैं और जो जीवन की अनुभूतियां हैं, जिसको व्यक्ति सोचता है, जिसको व्यक्ति जीवन में सहता है, जिसको व्यक्ति जीवन में अनुभव करता है, उसको अगर साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो सबसे प्रभावी साहित्य वही होता है। इसलिए प्रेमचंद का जो यथार्थवाद है और आज का जो यथार्थवाद है, जिसके नाम पर एकदम जिसको हम नग्न यथार्थवाद कह सकते हैं, प्रेमचंद उस यथार्थवाद के कल्पना में नहीं रहते हैं। प्रेमचंद उस यथार्थवाद वो अपने जीवन में कभी नहीं अपनाते हैं। जीवन की जो सच्ची अनुभूतियां हैं और जीवन की जो सच्चाइयां हैं उसको साहित्य में प्रेमचंद बार बार कहते हैं कि जो एक लेखक होता है वो ऐसा बहुत घटा टोपी व्यक्तित्व नहीं होता है। उसके वर्तमान जीवन में जो कमियां होती हैं उसको देखता है और उसको कहने के लिए वो व्याकुल हो जाता है, उद्यत हो जाता है, वही लेखक है। इस संदर्भ में वो उसी प्रकार की बात करते हैं कि जैसे उसी वक्तव्य में कहते हैं कि जैसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, अध्यात्म में जिस प्रकार का आनंद आता है, अध्यात्म का अनुभव करके जिस प्रकार का आनंद आता है, उसी प्रकार लेखक को अपनी रचना करके आनंद आता है। अगर अध्यात्म के बराबर लेखक को न आनंद आवे तो समझिए वो साहित्य समाज सापेक्ष साहित्य नहीं है। इसलिए प्रेमचंद इन सब चीजों पर विशेष बल देते हैं और वो बार बार प्रेमचंद जी यही कहते हैं कि भाई देखिए, प्रेमचंद जी के विषय में बार बार कहा गया कि प्रेमचंद भारतीयता या जो भारतीय समाज व्यवस्था है या जो भारतीय सेटअप है उसके प्रेमचंद विरुद्ध हैं। प्रेमचंद कहीं इसके विरुद्ध मेरी दृष्टि में नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि प्रेमचंद जब गोदान जैसा महाकाव्य गद्य का लिखते हैं, गद्य का महाकाव्य लिखते हैं और वह उनके अंतिम दिनों की रचना होती है, उसके बाद प्रेमचंद ने कुछ लिखा नहीं, अंतिम दिनों की रचना होती है, तो उसमें प्रेमचंद यही कहते हैं कि जो गाय है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमारी गरीबी है कि गाय खरीदने तक का पैसा जिस भारतीय किसान के पास नहीं है, जिस भारतीय के पास नहीं है, वह भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है कितनी जर्जर है, उसको सुधारने की जरूरत है। इन सारे संदर्भों में जब हम प्रेमचंद की चर्चा करते हैं तो प्रेमचंद एक बहुत बड़े, जैसा प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह जी ने कहा कि अगर भारत को समझना है तो प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत गांव का देश है और गांव को जितनी सहजता से, जितनी सरलता से और जितनी अच्छी अभिव्यक्ति प्रेमचंद अपनी कहानी और उपन्यासों में देते हैं, शायद ही कोई रचनाकार कथाकार, आज तक का रचनाकार कथाकार, क्योंकि आज रचनाकार कथाकार का एक निहित उद्देश्य हो गया है, एक वर्ग विशेष को लिया, एक व्यक्ति विशेष को लिया, एक धारा विशेष को लिया और उसको लेकर के
अपनी रचना करता है। प्रेमचंद इसके सख्त विरोधी हैं, वो अपने साहित्य के उद्देश्य वक्तव्य में यह बात बार बार करते हैं। कुछ बातें मैं प्रेमचंद के विषय में, समय है अगर तो मैं 10 मिनट और अपनी बात कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद जी क्या करते हैं। आप देखिए 1936 में उनका गोदान उपन्यास आया और उस गोदान उपन्यास में उस समय स्वाधीनता की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची हुई थी, शिखर पर पहुंची हुई थी। उसके 10 वर्ष बाद ही हम 1947 में आजाद हो जाते हैं, 11 वर्ष बाद। लेकिन पूरे गोदान में आप कहीं ये नहीं देखेंगे किसी अंग्रेज की उपस्थिति है। तो जो साहित्य का नया संदर्भ है, हमें अपने विद्यार्थियों को और हमें स्वयं ये देखना होगा कि वह कौन सा कारण था कि प्रेमचंद 11 वर्ष पहले ही जो उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और मशहूर रचना हुई गोदान, उसमें एक भी अंग्रेज की बात वो नहीं करते। अंग्रेज उसमें अनुपस्थित है। हमारे देश से अंग्रेज 1947 में अनुपस्थित होता है और प्रेमचंद की रचना में 1936 में ही अनुपस्थित हो जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि प्रेमचंद जी से समर्थ रचनाकार यह मान चुके थे कि अंग्रेज अब हमारे देश से जाने वाला है, इसलिए उसका गोदान जैसे गद्य काव्य में हम क्यों उसकी चर्चा करें, और उन्होंने कहीं उसकी चर्चा नहीं किया है। साहित्य का एक नया संदर्भ मेरी दृष्टि में यह भी हो सकता है। प्रेमचंद बराबर जो बुनियादी चिंताएं थी उससे टकराते हैं। जैसे कबीर साहब टकराते हैं। कबीर साहब को कोई मार्क्सवादी नहीं कहता है, उसको बहुत कहते हैं तो लोग यही कहते हैं कि वो जो श्रमजीवी लोग हैं उस वर्ग से कबीर आते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी वर्ग के लोग ज्यादा है, लेखक, रचनाकार, कवि। कबीर भी ललकारते हैं, लेकिन कबीर के ललकारने का तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर धर्म विरोधी हैं। धर्म में जो रूढ़ियां हैं, जो अध्यात्म में रूढ़ियां बना ली गई है, उसको कबीर तोड़ने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास कबीर से 500 वर्ष पहले गोरखनाथ जी ने किया था, 300 वर्ष 400 वर्ष पहले, और वही बात कबीर करते हैं। वही बात कबीर के उत्तराधिकारी प्रेमचंद अपने गोदान में या अन्य रचनाओं के माध्यम से करते हैं। आप गोदान को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कितने प्रकार के चरित्र हैं। दाता दीन है, माता दीन है, सिलिया है, इसमें घीसू, माधव और बुधिया है, उसमें जबरा कुत्ता है, कहानियों में जबरा कुत्ता है, और हीरा, होरी, धनिया और गोबर है। आप इन पात्रों को देखिए, प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद यही कहना चाहते हैं कि हमारे लंबे काल से चलने वाले समाज में विकार आते हैं, विकृतियां आती हैं, गरीबी आती है, उससे हमें उभरने की जरूरत है, और उस उभरने का साहित्य ही प्रेमचंद का साहित्य है। इसलिए बुनियादी चिंताओं से बराबर टकराते हैं और एक नई समझ पैदा करके निरंतर साहित्य लिखते चले जाते हैं। प्रेमचंद का एक रूप और मेरी दृष्टि में ध्यान देने योग्य है, उस पर ध्यान जाना चाहिए विद्यार्थियों का, प्रोफेसरों का, अध्यापकों का। वह उनका रूप है, प्रेमचंद आलोचक नहीं थे, लेकिन आप साहित्य का उद्देश्य जो उनका वक्तव्य आप पढ़ेंगे, उसमें एक आलोचना के बीज शब्द उसमें आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। साहित्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उपन्यास कैसा, कहानी कैसी, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है, ये सब पर चर्चा उस पुस्तक में प्रेमचंद जो उनके नाम से छपी है, और कुछ विचार उसमें आती है। मैं एक आध प्रकरण का उल्लेख करके अपनी बात इस संदर्भ में समाप्त करना चाहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जिनको कहा जाता था, गुरुदेव की एक कहानी थी काबली वाला कहानी। काबली वाला कहानी में प्रेमचंद कमेंट करते हैं, एक आलोचक के रूप में कमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो लेखक है उसमें आलोचक का बीज शब्द नहीं छिपा हुआ, आलोचक का बीज उसमें छिपा रहता है, लेकिन उसके कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। प्रेमचंद कहते हैं कि काबली वाला कहानी तो बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन भारतीय नारी का जो स्वरूप काबली वाला कहानी में उभरना चाहिए, वह स्वरूप नहीं उभर पाया है। यह प्रेमचंद के शब्द हैं, जो
एक आलोचक की मुद्रा में प्रेमचंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य आशय यह है कि प्रेमचंद के मन में जो भारतीय नारी का एक स्वरूप पहले से स्थापित है, उसी स्वरूप की स्थापना प्रेमचंद करना चाहते हैं। इसीलिए मिस मालती को देखिए आप कैसे प्रेमचंद गोदान में किस रूप में उनका चित्रण करते हैं। तो एक भारतीय नारी का जो स्वरूप है, आदर्श स्वरूप है, प्रेमचंद उधर भी अपना ध्यान ले जाते हैं और बार बार कहते हैं कि काबली वाला कहानी सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसमें यह कमी रह गई है। फिर गोदान में वो कहते हैं, कहीं उल्लेख आया है कि धनिया कहती है यदि सुहाग बना रहे, पति पत्नी का जीवन आबाद रहे, तो नारी पर्वत जैसे दुर्लंघ चीजों को भी लांघ सकती है। इस सुहाग की बात प्रेमचंद अपने उपन्यास और कहानियों में करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह प्रेमचंद एक ऐसे अद्भुत कथाकार हैं जिनमें साहित्य के नए संदर्भ बहुत आसानी से खोजे जा सकते हैं। 2-3 बात और करके मैं प्रेमचंद अपनी बात समाप्त करूंगा। एक मानसरोवर खंड 3 में एक कहानी है मुक्ति धन। आप लोग अगर प्रेमचंद को पढ़ते होंगे, 300 से ज्यादा कहानियां प्रेमचंद ने लिखा है, तो एक मुक्ति धन नाम की कहानी है। और वो मुक्ति धन नाम की कहानी एक मुसलमान है और एक हिंदू है, सेठ है, जो ब्याज पर पैसा चलाता है, जिसका नाम दाऊ दयाल है। और सेठ का और मुसलमान का नाम रहमान है। वो अपनी गाय को वह दाऊ दयाल को बेचता है, 35 रुपए में बेचता है। और जबकि उस गाय का जो कसाई होते हैं, जो मार के खा जाते हैं, गाय का मांस का व्यापार करते हैं, वो 50 रुपया देते हैं। एक मुसलमान होते हुए भी वो कहता है कि दाऊ जी, इस गाय को आप रखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने इसको बहुत प्यार से पाला है, बहुत प्यार से दुलारा है, खूब इसको खिलाया पिलाया है। और उस खिलाने पिलाने के कारण अगर ये कसाई के हाथों में चली गई तो मेरा सारा स्वप्न ही टूट जाएगा और मुझे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मैं कसाई को न दे करके, अभी रास्ते में कसाई मिले हैं और वो जबरदस्ती गाय छीन लेंगे और कम से कम 15-20 रुपया इसका ज्यादा मुझे आपसे देंगे। मैं आपको 35 रुपया में ही यह गाय देता हूं। और वो 35 रुपया में वो गाय देता। आप देखिए कि जो हमारे आलोचक हैं, हमारे जो इस आजकल के जो आलोचक हैं, वो हिंदू और मुसलमान जो यहाँ जातियां रहती है उसमें कैसे विद्वेष पैदा करते हैं। प्रेमचंद उस सौहार्द को कैसे स्थापित करना चाहते हैं। एक तरफ रहमान है, दूसरी तरफ दाऊ दयाल है। और दाऊ दयाल कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है। ब्याज लेने वाला और बांटने वाला आदमी कभी अच्छा होता है क्या? वो तो एक पैसे का ब्याज लेता है। लेकिन उस दाऊ दयाल को बेचता है। उस मुसलमान का विश्वास है कि अगर हम दाऊ दयाल को बेचेंगे तो हमारे गाय का जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रेमचंद और रहमान फिर उसमें समझौता होता है, उनको गाय देते हैं और ये करते हैं, बछड़ा देते हैं। और जो उधार दिए रहते हैं वो सेठ दाऊ दयाल उस मुसलमान को, रहमान को, वो बछड़े के रूप में उसको मुक्त हो जाता है। अंत में दाऊ दयाल कहते हैं कि ये जो गाय दे करके तुमने मुक्त धन से तुम मुक्त हो गए, जो हमारा कर्जा था, ऋण था, उससे तुम मुक्त हो गए और तुम धन्य हो। प्रेमचंद की ये स्थापनाएं हमें क्या सिखाती है? प्रेमचंद की स्थापनाएं हमें यही बताती हैं कि प्रेमचंद भारतीयता से लबरेज, भारतीय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करने वाले और विकृतियों पर कुठाराघात करने वाले ऐसे महान कथाकार हैं जो आज तक हमारे कथाकार की दुनिया में इस तरह का कोई शख्स, इस तरह का कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात प्रेमचंद को पूरा करना चाहता हूं कि दुश्मन रहा है देश का, दिलदार नहीं है, इंसानियत का वो अमलदार नहीं है तोलता है स्याही से शहीदों के खून को, गद्दार है गद्दार वो फनकार नहीं है, गद्दार है गद्दार वो फनकार नहीं है। ऐसे प्रेमचंद को इस आयोजन के माध्यम से
मैं विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं, श्रोता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रेमचंद को नए संदर्भ में, प्रेमचंद को भारतीय संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद जैसा आनंद किसी भी कथाकार के साहित्य में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो ग्राम बोध को एकदम जीवंत कर देने वाले कथाकार हैं, कलाकार हैं, और उनका वेशभूषा देख करके, उनकी सारी चीजें देख करके उर्दू में लिखने वाला आदमी हिंदी में आता है और हिंदी में अपनी बात कितनी शिद्दत से कहा जाता है। एक प्रसंग और मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं, उनकी कहानी है अनमोल रतन। अनमोल रतन प्रेमचंद जी ने केवल किसानी सभ्यता पर ही नहीं लिखा है, केवल सामाजिक व्यवस्था पर भी नहीं लिखा है, महाराणा का महत्व लिखा है। अनमोल रतन जैसी देशभक्त परक कहानियां लिखी है। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद उसी काशी में रह रहे थे जिस काशी में जयशंकर प्रसाद रह रहे थे। दोनों का कार्यकाल लगभग एक था, दोनों टहलते हुए मिलते भी थे, लेकिन प्रेमचंद की एक अलग धारा थी लिखने की और जयशंकर प्रसाद की एक अलग धारा थी। उस काशी में जिस राष्ट्रभक्त का रीज वपन प्रसाद जी कर रहे थे अपने कहानियों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, वही काम प्रेमचंद भी कर रहे थे अपनी कहानियों के माध्यम से। अनमोल रतन का दो चार लाइन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये अनमोल रतन क्या है? सोजे वतन में जब वो कहानी जब पहले उर्दू में लिखते थे वो जब्त हो गई थी कहानी। आज इस पर चर्चाएं पूरे देश में चल रही कि क्यों जब्त हुई थी। शासन था अंग्रेजों का, उन्होंने समझा कि ये तो विद्रोह है और इसलिए उस कहानी को जब्त कर लिया। और उस कहानी का जो संकलन निकला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार उस पर आलोचना किया और कहा कि प्रेमचंद बहुत बड़े कथाकार हैं और उनकी इन कहानियों में 10-12 जो कहानियां हैं इसमें देशभक्ति का राग है, इसमें राष्ट्रभक्ति है, इसलिए प्रेमचंद बहुत ही काबिल तारीफ है। इस प्रकार की बात उस समय के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी उनकी कहानियों पर टिप्पणी किया था। अनमोल रतन छोटी सी कहानी है लेकिन वो देशभक्त की कितनी बड़ी कहानी है। इसमें एक राज्य में एक हसीन मलिका रहती थी जिसका नाम था दिल फरेब, और उस दिल फरेब से बेहद प्यार करने वाले का नाम था दिल सिंगार। दिल फरेब ये फारस के नाम है और फारस की कहानी है, लेकिन उसके माध्यम से प्रेमचंद देशभक्ति को कैसे हमारे लोगों के समक्ष रखते हैं। दिल फरेब और दिल सिंगार। दिल फरेब महिला थी और दिल फरेब उसका प्रेमी था। तो वो दिल सिंगार था वो बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था अपनी प्रेमिका से, लेकिन प्रेमिका ने कहा कि नहीं, ये जो तुम्हारा प्यार है अधूरा है, तुम एक अनमोल रतन लाओ कहीं से, तब मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। वो बेचारा दौड़ता दौड़ता पूरे आधा जीवन उसका बीत गया, उसको प्यार नहीं मिला और एक दिन निराश होकर के एक पर्वत पर, पहाड़ी पर चढ़ करके अपना जान देने जा रहा था, आत्महत्या कर रहा था। तब तक एक फरिश्ता ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? प्रेम, आत्महत्या करने से प्रेम पूर्ण नहीं होता है। फिर वो क्या करता, कहता है कि पूरब में एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, तुम वहां जाओ, वहां तुम्हें अनमोल रतन मिलेगा और अनमोल रतन ला करके तुम अपनी प्रेमिका को अपने उसको दो और वह तुमको अपना प्रेमी मान लेगी। वो दौड़ता हुआ फिर हिंदुस्तान आया तो वहां देखा कि तमाम लाशें गिरी हुई हैं। प्रेमचंद की कहानी है ये, तमाम लाशें गिरी हुई हैं और उन लाशों, उन शवों के बीच एक ऐसा सैनिक है जो अपनी तलवार से उठता है, गिरता है और उसकी छाती से लहू बह रहे हैं, धारा प्रवाह लहू बह रहे हैं, वह मरने के करीब है। और वो आदमी जब पहुंचता है दिल सिंगार तो कहता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहा है कि हमारे देश पर जो लोग आक्रमण करते हैं इसी तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े हम करना चाहते हैं, इसलिए जब तक हमारी सांस है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम उनको अपने देश में आने नहीं देंगे। और पूरा खून से उसका रंगा रहता है शरीर।
तो कहता है कि देखो ये अनमोल रतन यही है। वो उसे शेख कहता है कि देखो अनमोल रतन यही है, और उसके खून को अपने रुमाल में, अपने कपड़े में लपेट करके जब अपनी प्रेमिका के पास वो पहुंचता है तो कहता है कि देखो ये अनमोल रतन है, और प्रेमिका देख करके खुश होती है और दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। प्रेमचंद की ये कहानी है, प्रेमचंद की ये सारांश है इस कहानी का मैं बता रहा हूं, और इसके माध्यम से प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि देश पहले है, देशभक्ति पहले है, राष्ट्रभक्ति पहले है। अगर देश नहीं है तो लेखक नहीं है, समाज नहीं है, धर्म नहीं है, नीति नहीं है। इसलिए प्रेमचंद धर्म और नीति पर भी अपना विचार व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि एक अपने उसी किसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि पुराने को क्या आजमाना, धर्म और नीति को क्या आजमाया जाए, तो बहुत दिन से चल रही है। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि धर्म और नीति वो यदि आप यह करके छोड़ देंगे पुराने को क्या आजमाना, तो इसका मतलब कि आप सही लेखक नहीं हो सकते हैं। धर्म और नीति इसीलिए बनी है कि सुंदर, स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण समाज बने। तो प्रेमचंद का ये सारा विचार है जिनके माध्यम से आपके बीच में मैं अपनी कुछ बात रख सका हूं। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है और मैं अपनी बात उनके सामने रख सकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ अभिषेक, आप अपना ये वीडियो ऑन कीजिए और प्रश्न पूछिए। शुक्रिया सर। मेरा उदय प्रताप सर से यह प्रश्न है कि प्रेमचंद की जो स्त्री संबंधी विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, आज़ादी के पहले की विचारधारा है उनकी। आप देखेंगे कि प्रेमचंद कहते हैं कि जो स्त्री है त्याग उसे करना चाहिए, सेवा भाव उसे करना चाहिए, और जो व्यक्ति स्त्री के अधिकार की बात करता है, उन्हें पुरुष के समान बनाने का बात करता है, वह पुरुष एक षड्यंत्रकारी है। वह उस विचारधारा को मानते हैं कि स्त्री को पुरुष के बराबर बनाना यह एक षड्यंत्र है। तो सर आज आज़ादी के बाद के समय में जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के समान माने जा रहे हैं, तो प्रेमचंद की यह विचार कितने सत्य हैं और कितने प्रासंगिक हैं, इस विषय में सर आप अपना जवाब दें। ठीक, देखिए जो नारी की आज़ादी है, स्त्री की आज़ादी है, उसको हम आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के वर्ग में नहीं रख सकते हैं। ये शाश्वत सत्य है कि पुरुष और नारी का संबंध ये शाश्वत सत्य है और दोनों से ही समाज चलता है। प्रेमचंद नारी का कितना सम्मान करते हैं, प्रेमचंद विधवा से विवाह करते हैं। आप क्या ये नारी का सम्मान नहीं प्रेमचंद करते हैं? प्रेमचंद तो और भी नारियों से शादी कर सकते थे, लेकिन वो विधवा से विवाह करते हैं। यानी जो विधवा हमारे समाज में एक विकार, एक विकृति है कि विधवा को देखा नहीं जा सकता है, उसके साथ विवाह नहीं किया जा सकता है, तमाम बाल विधवाएं हो जाती हैं, उस विधवा के साथ विवाह करते हैं। तो प्रेमचंद बराबर नारी को महत्व देते हैं और उस महत्व में हर समय में मुहावरे बदलते रहते हैं। हर समय मुहावरे बदल, हम कह तो लेते हैं कि नारी को बहुत स्वतंत्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में जब इस तरह की चीजें होती है तो एक मर्यादा में चीजें ठीक हैं। प्रेमचंद मर्यादावादी लेखक हैं, उस मर्यादा को प्रेमचंद नारी के संदर्भ में बराबर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि अगर मर्यादा नहीं है तो नारी में क्या है, और वो मर्यादा सबके लिए है, पुरुष के लिए भी है। तो नारी की एक विशेष मर्यादा है, क्योंकि नारी पर उंगली समाज बहुत जल्दी उठाता है, पुरुष पर नहीं उठाता है। इसलिए मर्यादा प्रिय नारी प्रेमचंद को भी प्रिय थी। तो सर मेरा अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर प्रणाम सर, मेरा एक प्रश्न है कि सारा उपदेश प्रेमचंद जो है वो गरीब नारियों के सिर पर ही क्यों छोड़ देते हैं और वो उन्हें आदर्श और मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं जहाँ वो कहते हैं कि
पुरुष में अगर नारी के गुण आ जाए तो वो देवता बन जाता है, और अगर स्त्री में वो गुण आ जाए तो वो उल्टा हो जाती है। इस पर थोड़ा ध्यान। फिर से करो, सुनाई नहीं पड़ा सही। फिर से सवाल करो। शिखा, फिर से आप अपना सवाल रखें। मेरा प्रश्न ये है सर कि सारा उपदेश प्रेमचंद गरीब नारियों के सिर पर ही क्यों थोपते हैं? उन्हें ही आदर्श और मर्यादा का पात्र क्यों समझा उन्होंने बताया है? क्यों वो कहते ही है ना कि अगर पुरुष में नारियों के गुण आ जाए तो वो देवता बन जाता है, और अगर स्त्रियों में नारियों के गुण आ जाए तो वो उल्टा हो जाती है। उल्टा बन जाती है? कहाँ लिखा है प्रेमचंद? ये प्रेमचंद ने कहाँ लिखा भाई? उल्टा तो नारी के लिए इस तरह का, अरे वो कहीं कथन में कोई इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन प्रेमचंद यही कहते हैं कि नारी और पुरुष के जीवन का जो सामंजस्य है, जैसे नारी को हमारे समाज में बहुत कमजोर समझा जाता है, तो अगर नारी भी पुरुष के समान सामर्थ्यवान बन जाए और पुरुष भी नारी के समान कोमल बन जाए तो समाज चलेगा, घर चलेगा। यही प्रेमचंद के कहने का तात्पर्य। कोई अन्य छात्र जी सर, जो अपनी जिज्ञासा, हाँ अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्रणाम सर, मैं आयुष कुमार झा। एक प्रश्न है सर मेरा छोटा सा। बोलिए बोलिए। सर, प्रेमचंद साहित्य को जब हम पढ़ते हैं और जब प्रेमचंद के हम जीवनी को पढ़ते हैं तो सर क्या हम, मतलब मेरा एक प्रश्न था कि प्रेमचंद की जीवनी से जो है उनका साहित्य बहुत हद तक प्रेरित लगता है, तो मेरी जिज्ञासा को तृप्त कीजिए। प्रेमचंद की जीवनी से साहित्य नहीं होता है। साहित्य जब आप सयाने होते हैं, सोचने समझने की शक्ति आती है, समझ बढ़ती है, तो समाज से साहित्य प्रभावित होता है। प्रेमचंद के विषय में ये कहा जाता है कि बड़े गरीब घर के पैदा हुए थे। हम लोग बनारस में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमचंद उस समय के जमींदार थे, लेकिन जमींदारों की भी हालत क्या थी? राय साहब, आप गोदान में देखिए राय साहब की क्या हालत है, कर्जा लेते हैं। तो कहीं न कहीं तो जीवन का प्रभाव साहित्य में होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जब आप अपनी आंखों से समाज को देखते हैं तो उसके हिसाब से साहित्य रचते हैं। प्रेमचंद ने यही किया था। धन्यवाद। राहुल कुमार पांडे, आप अपना प्रश्न वीडियो ऑन करके पूछें। किसी अन्य छात्र का कोई प्रश्न? हाँ राहुल, पूछिए। मैं राहुल सर, मेरा मानना है कि, मतलब मेरा सवाल है कि हर लेखक अपनी परिस्थितियों के अनुसार लिखता है। प्रेमचंद के समय में जैसी परिस्थितियां थी, नारी को जिस प्रकार देखा और समझा जाता था उस प्रकार उन्होंने लिखा। आज 21वीं सदी है और नया युग है, तो परिस्थितियां बदल रही हैं। तो क्या महानता की पूजा करने के बजाय यह मानना चाहिए कि प्रेमचंद का दृष्टिकोण अपने परिस्थितियों के मुताबिक नारी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था? पूर्वाग्रह से कहीं प्रेमचंद ग्रसित नहीं थे। मैंने प्रारंभ में उदाहरण दिया कि प्रेमचंद जब विधवा से विवाह कर सकते हैं तो इससे एडवांस चिंतन क्या हो सकता है? और चिंतन तो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। समय के हिसाब से, जैसे वैदिक साहित्य है, और वैदिक साहित्य कहता है कि हम साथ उठें, साथ खेलें, साथ कूदें, साथ भोजन करें, तो वो एक जमाना था, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। प्रेमचंद के जमाने में परिस्थिति और थी। आज समाज बहुत आगे गया है। अगर आज यह कह दिया जाए कि नारी स्वतंत्र नहीं है तो आपके सर का बाल नारी नोच लेगी। नोच लेगी कि नहीं नोच लेगी? नारी कहेगी ऐसा आपने क्यों कह दिया? तो यह समय का जो मुहावरा होता है उसके साथ साहित्य का सामंजस्य बैठाया जाता है। लेकिन अतिवादी जो लेखन होता है, जैसे नारी के हाथ में बंदूक पकड़ा देना, ऐसे भी तो आपके यहाँ लेखक हैं कि नारी के हाथ में बंदूक पकड़ा देना और कुरूप पति है तो उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, इस तरह की बातें भी तो आज के लेखक कर रहे हैं। तो इस तरह बंधु समाज नहीं चलता है। इस तरह व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, समाज नहीं चलता है। इसलिए प्रेमचंद एक भारतीय समाज को, एक बड़े भारतीय समाज को जो दीर्घकाल से चल रहा है,
उसको चलाने का प्रयास करते हैं और उसमें बराबर विकृतियों पर प्रहार करते हैं। जैसे विधवा विवाह पर पहले प्रहार करते हैं, दलित पर, जो गरीब है उस पर प्रहार करते हैं, किसानी, जो किसान है कितना गरीब है, वो गोदान देने भर के उसके पास पैसे नहीं है, इस पर प्रेमचंद अपना वक्तव्य रखते हैं। तो इन संदर्भों में हमें प्रेमचंद जैसे महान कथाकार को देखना चाहिए। छात्र अपने प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। 1 घंटा हो गया। जी जी एक सर, मेरा प्रश्न तो हम ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ठीक है सर। पूछिए सर। प्रणाम सर, मेरा प्रश्न है कि प्रेमचंद ने जिस प्रकार से किसानों की समस्या को उठाया है, वर्तमान समय में प्रेमचंद के विचार कहाँ तक प्रासंगिक हैं? किसानों की समस्याओं को वर्तमान समय में प्रेमचंद, भाई जो कथाकार होता है वो अपने समय का कथाकार होता है ना, या कलमकार होता है या साहित्यकार होता है। आज किसान के सामने समस्याएं बहुत हैं, लेकिन प्रेमचंद ने एक अलग जगाया है, एक दीपक जलाया है, और उस दीपक के उजाले में आज के किसान भी अपनी समस्याओं को खोजने की कोशिश करें। लेकिन किसान जब राजनीतिक हो जाएंगे और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाएंगे तो किसान की समस्या वो समस्या नहीं रह जाती है। यह कोई नहीं कह सकता है कि किसान के जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन किसान अगर किसान बनकर के उन समस्याओं को उठाता है तो मैं समझता हूं कि प्रेमचंद की बात को वो कह सकेगा। आज किसान को उच्छृंखल बनाया जा रहा है, आज किसान को तमाम हिंसक चीजों से जोड़ दिया जा रहा है। प्रेमचंद तो इसके कभी हिमायती नहीं थे। हाँ, व्यवस्था में जो खामी थी, प्रेमचंद कहते थे कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, जिससे किसान खुशहाल हो, दलित खुशहाल हो और महिला खुशहाल हो। धन्यवाद। हरिओम जी, एक सानिया सिद्दीकी ने, हाँ उसको बुलवा लीजिए। सानिया सिद्दीकी, अगर आप जुड़ी हुई हैं तो अपना प्रश्न करें। सर वो सदस्य संख्या 100 हो चुकी है, शायद वो जुड़ नहीं पाई है। अच्छा, नहीं अभी वो उसका हाथ उठाया था उसने। अच्छा, हम देखते हैं सर। नहीं सर, वो वही टेक्निकल दिक्कत है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा रहा। अभी बहुत सारे तथ्यों पर आदरणीय उदय सर ने प्रकाश डाला और तथ्य को कैसे घुमा करके और दूसरी दिशा में ले जाते हैं। और देखिए, हम लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ा तथ्य है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, वो भी कब 15वीं। इसके पहले जैसे वो भारत कहीं था ही नहीं, भारत खो गया था। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कुछ प्रेमचंद के साथ भी हो गया। प्रेमचंद के गोदान में होरी के मन में जो गाय के प्रति ललक और आकांक्षा है, एक सामान्य किसान के प्रति जो गाय की ललक और आकांक्षा है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और यथार्थवादी चिंतन में हम भावनाओं का कैसे परित्याग कर देते हैं और उसको हेय मान लेते हैं, उसको कालबाह्य मान लेते हैं। तो एक पक्ष यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, वो दिखाई देता है। हम ये भूल जाते हैं कि अनमोल रतन कहानी की बात अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कही। उन्होंने राम कथा भी लिखी है। उन्होंने लाला हरदौल, जो झांसी क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं जानते होंगे, वो 9 निधि में जो 9 कहानियां हैं उसमें ये रानी सारंधा और हरदौल के बारे में भी है। और हरदौल के राष्ट्रीय चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता। बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये हरदौल और वहाँ का जो राष्ट्रीय साहित्य, इस नहीं। ये ठीक है कि काउंट टॉलस्टॉय की लिखी जो कहानियां हैं, टॉलस्टॉय की कहानियां, उसको उन्होंने संपादित किया। तो लेखक यदि सीमा में बंध गया तो वास्तव में सच्चा लेखक नहीं है। लेकिन सोचक लोग कई बार उसको सीमाबद्ध कर देते हैं
और यह है ये जो सुविधावादी बुद्धि की धारा है, सुविधावादी विचारधारा है, ये इससे कम से कम आलोचना को बचना चाहिए, जिसकी ओर डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने संकेत किया और नए संदर्भ आए। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, आदित्य जी बढ़ाएंगे और हरिओम जी बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक बात जो और कहना चाहता हूं कि इस गोष्ठी के लिए करीब मुझे लगता है कि 400 से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और सही बात सर, लगभग 550 लोग हैं सर। 550, जी जी, मैं 2 दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो 550 लोगों ने फॉर्म भरे हैं और इस पर करीब 90-95-100 तक की संख्या प्रत्यक्ष जुड़ी रही और शेष लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे मैंने देखा, नेटवर्क की बाधा के बावजूद हम सब जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी कुलपति महोदया और कुल सचिव जी जो राजभाषा के अध्यक्ष हैं, उन लोगों का जो परस्पर ये कह लें कि हम लोगों को सदैव स्नेह मिलता रहता है। जो कुछ भी हम लोग कहते हैं वो उनका तुरंत सहयोग मिलता है। ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग ये सब चीजें कर पा रहे हैं। और आप सबका भी सहयोग मिलेगा तो आगे राजभाषा के पहले पकड़ेंगे और आप सबको जो लोग जुड़े रहे हैं सहभागिता पत्र प्राप्त हो सके, ये हम लोगों का प्रयत्न होगा। तो आप सब जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि राजभाषा के कार्यक्रमों से जुड़ें और अपना सहभाग करें। ये जय हिंदी, हाँ जय भारत, आगे बढ़ाइए। हरिओम जी। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है उसके हमारे युवा सदस्य जो लगातार राजभाषा के कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएस खन्ना कॉलेज में, डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए, सर नमस्कार, आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपका स्वागत है सर। डॉक्टर आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी। सबसे पहले अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह सर को मेरा सादर प्रणाम, योगेंद्र प्रताप सिंह सर को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि मुझे जब धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया, मैं बहुत हरिओम जी का भी धन्यवाद करता हूं। प्रेमचंद साहित्य के नए संदर्भ विषय पर प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी, उससे पहले जो बात रखी वाईपी सर ने कि स्वप्न एक तरफ है और यथार्थ एक तरफ है, तो साहित्य की सर्जना में स्वप्न का जितना स्थान है यथार्थ का उससे कम नहीं है। प्रेमचंद जी का जो साहित्य है यद्यपि वो स्वप्न से जुड़ा हुआ है एक तरह से, जब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तुलसीदास पे आलोचना जब लिखते हैं तो कहते हैं पूरी कल्पना है ना, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा निर्मित नहीं हो सकता। लेकिन हम जिस समाज के निर्माण की बात करते हैं, हम जिस समाज की अपेक्षा करते हैं, जिस समाज में रहने की उम्मीद करते हैं, वह वास्तव में होना कैसा चाहिए, इसकी सर्जना, चूंकि साहित्यकार सिर्फ लेखक नहीं होता, वो सर्जक भी होता है। वो कुछ ऐसा देता है, वह कुछ ऐसा बनाता है जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ ऐसा स्थान मिले कि जो कुछ उनसे छूट गया है, जो कुछ उनसे बिसर गया है, वो उसकी पुनः सर्जना कर सकें। प्रेमचंद का साहित्य मैं समझता हूँ इन्हीं संदर्भों में स्वप्न और यथार्थ दोनों को लेकर के चलने वाला, और जो नया संदर्भ दिया है, मतलब विषय बहुत बहुत प्रासंगिक है कि नए संदर्भ, वो नए संदर्भ प्रेमचंद के साहित्य में हमको आज खोजने चाहिए। क्योंकि साहित्य, प्रेमचंद सिर्फ अपने युग के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि हमेशा हर युग में, हर समय में अपने आप को समर्थवान और सिद्ध करने वाले साहित्यकार हैं। तो उनके
नए संदर्भों को हमें बार बार, अभी एक छात्र ने प्रश्न किया कि आज के किसान को कैसे हम उसमें जोड़ सकते हैं। प्रेमचंद जी ने किसान जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको अपने साहित्य में दिखाने की कोशिश न की हो, और उस किसान की समस्या आज के वर्तमान समय में कोई ऐसी नहीं है जिसको अगर हम उसमें खोजें तो ना पाएं, है ना। लेकिन जरूरत यह है इस बात की कि हम उसको किस रूप में देखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम उसको किस रूप में देते हैं। भारत सरकार ने अभी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसमें किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार वो प्रयासरत है। तो जाहिर सी बात है, किसानों की आय दुगनी करने से ही हम उनके जो एक सामाजिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का वो हमेशा शिकार होते रहे हैं, उस व्यवस्था से हम उनको मुक्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि किसान सिर्फ, चाहे किसान की बात करें, दूसरी तरफ स्त्री को लेकर के भी एक छात्रा ने बात कही कि स्त्री, मैं बहुत अचंभित होता हूं जब प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ता हूं, सोचता हूं कि एक व्यक्ति, एक रचनाकार कैसे इतने पात्रों के बीच, इतने लोगों के बीच, इतने पात्रों में उतर करके वो सारी बातें कहता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो प्रेमचंद का जीवन वास्तव में, उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वह, अगर जो सर ने कहा, उदय प्रताप जी ने कहा कि जीवन की आलोचना ही सच्चा साहित्य है, तो प्रेमचंद का जो साहित्य है वह वास्तव में जीवन की सच्ची आलोचना को लेकर के उपस्थित होती है। चाहे वो गोदान हो, चाहे वो गबन हो, चाहे वो रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, है ना, जो भी कहानियां हो, जितने भी साहित्य हैं वह जीवन की सच्ची आलोचना को लेकर के उपस्थित होती है। प्रेमचंद, आज सर ने एक बात और कही कि अध्यात्म का अनुभव करके जो आनंद प्राप्त होता है, साहित्य की रचना करके भी साहित्यकार को वही आनंद प्राप्त होता है। और प्रेमचंद जी ने कभी भी अपने साहित्य से इस बात का समझौता नहीं किया कि लोग उनको क्या कहेंगे। उन्होंने जिसको देखा, जिसको जिया, कोई उनको कुछ भी कहे, चाहे उनको सामंतों का मुंशी कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में जो वो हैं उसको किसी मतलब पक्षधरता के बीच में रख करके हम उसको नहीं देख सकते, बल्कि एकनिष्ठ होकर के ही हम उसको देख सकते हैं। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे आप सभी अपनी सार्थकता इसमें देखो। और राजभाषा, मैं एक बात का गर्व करता हूं कि जब से वाईपी सर इस कार्यक्रम के संचालन के रूप में उपस्थित, संचालक के रूप में उपस्थित हैं, कार्यक्रमों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, लगातार राजभाषा एक नए आयाम को छू रहा है, नए कीर्तिमान को छू रहा है। और एक आग्रह करूंगा सर से कि अगर इस पर एक ऑनलाइन के अलावा कुछ अगर नया, जिसमें ऑफलाइन लोग उपस्थित हो सकें तो ज्यादा रुचिकर होगा। धन्यवाद सर, और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े, अपने कुलीग जो हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षक बंधु हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। क्योंकि नाम इसमें देख पाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरिओम जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ जो हमारे छात्र जुड़े हुए हैं वो हमारे राजभाषा का जो फेसबुक पेज है उससे उनको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। आगे के कार्यक्रम हर महीने में हम एक व्याख्यान का आयोजन करेंगे, इसकी सूचना आपको हमारे राजभाषा AU के पेज से मिलती रहेगी। तो अब हम कार्यक्रम के समाप्ति के दौर में हैं और कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं। मैं राजभाषा अनुभाग की ओर से माननीय कुलपति महोदया, कुल सचिव महोदय और हमारे जो संयोजक महोदय हैं आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर, सबका आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं अपने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का, अपने कॉलेजों के सदस्यों का, जो लगातार व्यस्तताओं के कारण भी हमसे जुड़े रहते हैं और हमारी जो राजभाषा की गतिविधियों को एक अंजाम देते हैं। हमारे छात्रों का भी विशेष आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता की। लगभग 500 रजिस्ट्रेशन के बाद लगातार 100 का आंकड़ा हमारा छू रहा था और लगातार YouTube पर बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम आगे ऐसी कुछ
व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय से कराएंगे कि जो हमारे प्रतिभागी हैं सभी के सभी इससे जुड़ सकें। तो एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो सितंबर माह में राजभाषा पखवाड़ा होगा उसमें सभी विद्यार्थी और हमारे कर्मचारी और जितने भी हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।